हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हम PYQs कर सकते हैं क्लास में डिस्कस, सो हियर वी आर। तो ये इट्स गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट, क्रिस्प येट वेरी इफेक्टिव वीडियो। हम डिस्कस करेंगे आईपी मैट में टेस्टेड क्वेश्चंस ऑफ पैराजम्बल्स। सो पैराजम्बल्स का एक वीडियो इज ऑलरेडी आउट जहां पे हमने डिटेल में स्ट्रैटेजीज की बात करी है। तो अगर आपको स्क्रैच से सीखना है पैराजम्बल्स तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर उसको देख लेना। राइट, उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको और मज़ा आएगा। यू आर गोइंग टू एंजॉय द सेशन, and you'll be able to solve the questions, you'll get the confidence। हम एक बार फिर भी क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिवाइज कर लेते हैं जो पैराजम्बल्स में बहुत यूजफुल रहते हैं while you solve the questions। So let's get started। My name is जूही नरूला। तो देखिए, पैराजम्बल्स बहुत ही क्रूशल टॉपिक रहता है, राइट। सो जब हम पैराजम्बल्स की बात करते हैं तो हमें समझना है कि किस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है। तो यूजुअली ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या आपको कुछ सेंटेंसेस प्रोवाइडेड हैं जो जम्बल्ड अप फॉर्म में है। सो पैराग्राफ इन अ जम्बल्ड फॉर्म आपको रीअरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके, राइट। तो जब हम रीअरेंज करते हैं तो हमें कुछ पॉइंटर्स का ध्यान रखना है जिससे जो प्रोसेस है क्वेश्चन सॉल्विंग का वो इफेक्टिव रहे, करेक्ट आंसर्स आए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप क्रक्स समझने की कोशिश करिए। तो जब भी पैराजम्बल का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप पहले वो सेंटेंसेस को पढ़िए और देखिए सारे सेंटेंसेस इन टोटलिटी क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं। सो माय फर्स्ट सजेशन इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ डिस्कशन, द क्रक्स ऑफ डिस्कशन। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कभी भी हम कोई डिस्कशन को बिल्ड करते हैं तो हम एक इन्वर्टेड पिरामिड का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, यानी कि जो आपका बेस स्टेटमेंट होता है वो एक ब्रॉड स्टेटमेंट होता है और जैसे जैसे आप डिस्कशन में आगे बढ़ते जाते हो उतना प्रिसिशन ऐड होता जाता है। तो आपको भी इसका ध्यान रखना है। जैसे आप कोई ऐसे लिखते हो, राइट, तो आप सबसे पहले सपोज आपको एजुकेशन इन इंडिया पे ऐसे लिखना है। सो यू विल स्टार्ट इन जनरल, you know talking about the importance of education and why strong education is necessary to take the country ahead, right। some general information जिसको हिंदी में हम भूमिका कहते हैं। तो एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के बाद आप उस आइडिया में, उस डिस्कशन में प्रिसिशन ऐड करते हैं और वैल्यूएबल पॉइंटर्स देते हैं। तो सिमिलरली जब हम पैराजम्बल्स में सेंटेंसेस को रीअरेंज कर रहे हैं तो जब हमें ओपनिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है तो आप सारे चॉइसेस में, सारे अवेलेबल सेंटेंसेस में उस सेंटेंस को पिक करिए जो सबसे ज्यादा ब्रॉडर है। तो जो सबसे ब्रॉड सेंटेंस होगा वो सेंटेंस एक्चुअली कैसे फंक्शन करेगा एज एन ओपनिंग सेंटेंस। तो आप ओपनिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो या क्लोजिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो देयर आर कंक्लूजन्स लाइक दस, देयरफॉर, हेंस, एज अ रिजल्ट। तो आप जब इन वर्ड्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉसिबली ऑथर कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। सो यू कुड आइडेंटिफाई conclusion indicators and hence the conclusion। My next suggestion would be टेक अ लुक एट द प्रोनाउंस अवेलेबल। तो जब भी हम ही, शी, दे, देम की बात करते हैं तो इनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिप्लेसर्स। सो वर्ड्स दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स। अभी किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन तब आएगा जब उससे पहले नाउन का मेंशन हो। जैसे मैं कहूँ शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो आप मुझसे पूछोगे ना कि मैम शी किसको रेफर कर रहा है। बट इफ आई से प्रिया वर्क्स वेरी हार्ड, शी इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो आपको समझ में आ गया अच्छा पहले प्रिया को मेंशन करेंगे फिर शी इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट गर्ल में सेंटेंस बिल्ड हो रहा है, राइट। सो पे अटेंशन टू प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स मतलब वर्ड्स लाइक दीज, दिस। तो ये आपको प्रीवियस सेंटेंस तक कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अनदर सजेशन इज लुक फॉर मैंडेटरी पेयर्स। मैंडेटरी पेयर्स मतलब ऐसे दो सेंटेंसेस जिनका एक के बाद एक आना जरूरी है। मैंडेटरी, असेंशियल, राइट। तो अगर आपके पास 4 या 5 सेंटेंसेस हैं और उसमें आप 2 सेंटेंसेस कनेक्ट कर गए, आइडेंटिफाई कर गए, तो आपका जो प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन होता है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है और क्विक हो जाता है। तो मैंडेटरी पेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप देख सकते हो कि कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है, कोई आइडिया बिल्ड तो नहीं हो रहा। जैसे वर्ड्स लाइक फर्दर मोर, मोरोवर, जब आप इन वर्ड्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑथर डिस्कशन को आगे लेके जा रहा है, राइट। फर्स्टली, सेकेंडली। सो इस तरीके से सेंटेंसेस को कंबाइन करके मैंडेटरी पेयर आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है।
सिमिलरली, येट, नॉनदलेस, इंस्पाइट, डिस्पाइट, ये वर्ड्स भी बहुत हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द मैंडेटरी पेयर, राइट। सो आई एम श्योर अब आपका कुछ रिविजन हो गया होगा। अगर आपको अभी भी बेसिक से कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरा आपको वापस सजेशन रहेगा, पैराजम्बल्स की वीडियो है प्लेलिस्ट में, उसको जरूर देखिए, राइट। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग को बिगिन करते हैं। जो भी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करें आईपी मैट में प्रीवियसली टेस्टेड है, सो क्वेश्चन आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, राइट। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं स्टेप असाइड हो जाऊंगी, आप एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिए, चाहे तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सिंसियरली अटेम्प्ट करिए, राइट। उसके बाद जब आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया फिर आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं एंड यू कैन सी हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आपके पास पहला हमारा पैराजम्बल है, we will do this. So see, there can be at times 4 sentences given और देयर कैन बी 5 सेंटेंसेस गिवन। तो इस तरह की डायरेक्शन थी जो एक्चुअली आईपी मैट में इंक्लूडेड थी। सो आपको पहले डायरेक्शन ढंग से पढ़नी है, फिर सेंटेंसेस को रीड करना है और फिर उनको अरेंज करना है। तो आई विल स्टे क्वाइट फॉर अनदर 1 मिनट, राइट। आई हैव स्टेप्ड असाइड, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, विजिबिलिटी क्वेश्चन की क्लियर है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए, सो इतना टाइम शुड बी सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, 1 से 1.5 मिनट का टाइम टू बिगिन विद, राइट। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है वीडियो को पॉज कर लेना। चलो लेट्स सी हाउ डू वी सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। तो हमने डायरेक्शन पढ़ ली जहां पे आपको कहा कि सीक्वेंस प्रोवाइडेड है और हर सेंटेंस का एक नंबर लेबल्ड है, राइट। आपको मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर से सेंटेंसेस को अरेंज करना है और जिस सीक्वेंस में आप अरेंज कर रहे हैं वो आपको स्पेस प्रोवाइडेड होगा, वहां पर आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं टीटा क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं? टीटा, टाइप, टी टाइप इन द आंसर, राइट। सो दीज आर टीटा क्वेश्चंस। तो जब हम टीटा क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमें ऑप्शंस नहीं मिलते, आपको अपना आंसर टाइप करना होता है। तो अब अगर पैराजम्बल्स में ऑप्शंस मिलेंगे, क्वेश्चन आसान है, जैसे ही ऑप्शंस हट गए यानी कि आपको आंसर टाइप करना है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है क्योंकि आप किसी ऑप्शन को यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऑप्शंस हो तो आप सारे ऑप्शंस को ट्राई करके देख सकते हो कि कौन सा राइट ऑर्डर में फिट इन हो रहा है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल व्हेन इट इज अ टीटा क्वेश्चन। सो इसी तरीके से डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का बढ़ जाता है। एनीवेज, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, अगर आपकी अप्रोच करेक्ट है तो आप आसानी से कर लोगे। चलो, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। The Central African Republic has approved Bitcoin as an official currency. ठीक है, तो Bitcoin का अप्रूवल एज एन ऑफिशियल करेंसी आया है। ये ब्रॉड स्टेटमेंट लगता है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। Experts foresee that this will damage the environment as well as economy.
तो दिस विल डैमेज, व्हाट विल डैमेज, यानी कि ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, राइट। पे अटेंशन टू द डिटेल्स। मैं जब आपको अभी एक्सप्लेनेशन दे रही थी तो मैंने कहा था दिस दैट दीज दोस पे ध्यान दीजिए, सो यू कैन पे अटेंशन। दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव, तो इसके पहले रेफरेंस होना जरूरी है कि व्हाट इज दिस रेफरिंग टू, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी माई ओपनिंग स्टेटमेंट, राइट। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अदर्स क्लेम, तो अदर्स कब क्लेम करेंगे, जब पहला कोई क्लेम आएगा, राइट। सो पहले आपको स्टेटमेंट सपोज करिए कि one industry leader claimed that working for 14 hours is necessary for the growth of the country. Others do not agree with this opinion, right? So others do not agree. Which opinion? कि पहले आपको 14 घंटे नहीं काम कर सकते एक दिन में. So others claim. Again, this cannot be an opening statement. तो आप देखिए कैसे हम intelligently opening statement को identify कर रहे हैं. Coming to sentence 4, economists criticized this move. So again, which move are we talking about? Again, it cannot be my opening statement. तो अब हमने क्या किया, हमने बहुत इंटेलिजेंटली ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई जो मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट है वो तो 1 रहेगा, राइट। सो इस तरीके से जब आप लॉजिकली क्वेश्चन को अप्रोच करते हो और क्लूज पे अटेंशन देते हो, डेमोन्स्ट्रेटिव्स देख रहे हो, अदर्स आप देख रहे हो कि कैसे आइडिया बिल्ड हो रहा है. सो इफ यू आर पेइंग अटेंशन टू सच लिटिल डिटेल्स यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट. So economists criticize this move as a potential risk to the financial stability of the nation. तो which move? तो अगर आप देखोगे कि सेकेंड में तो मूव बता नहीं रहा और थर्ड में दूसरा क्लेम है, राइट. सो वी कैन वेरी इजीली सी कि द मूव of approving Bitcoin as an official currency, this move has been criticized, right? So we can say 1 and 4 becomes a mandatory pair. Similarly, जब इकोनॉमिस्ट का क्लेम आया, अब बाकियों का और क्या क्लेम आया कि दिस में मेक मनी लॉन्ड्रिंग इन easy and also use up a lot of electricity. So basically एक पर्सपेक्टिव आया, अब और पर्सपेक्टिव आ रहा है. इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बाकी भी कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग इजी हो जाएगा और इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च होगी. सो वी कैन से 4 and 3 आर ऑल्सो पेयरिंग अप, तो 4 के बाद 3 आ जाएगा, राइट. एंड देन you can logically conclude experts foresee that this will damage the environment. How? Excessive use of electricity से environment damage हो रहा है. So you can see the connection between 3 and 2 as well. So the right combination will be 1 4 3 2. I hope आपको समझ में आया, राइट. सो इस तरीके से देखिए कैसे हमने इंटेलिजेंटली ओपनिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया. फिर हमें ये देखना था कि इकोनॉमिस्ट ने कौन से मूव को क्रिटिसाइज किया होगा. तो सेकेंड और थर्ड में तो मूव की बात हुई नहीं है. तो जो आपका मूव है वो यही है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर कर दिया है. तो इकोनॉमिस्ट का पहले पर्सपेक्टिव आया कि पोटेंशियल रिस्क है टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बाकी और क्लेम कर रहे हैं. तो इन एडिशन टू आप देख रहे हो अदर्स क्लेम, इससे मनी लॉन्ड्रिंग इजी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा. अब एनवायरमेंट का डैमेज, दिस विल, सो इफ यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इवन डैमेजिंग द एनवायरमेंट. सो दैट्स हाउ द कॉम्बिनेशन अकर्स आउट टू बी 1 4 3 2. ठीक है, चलिए. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन आई विल स्टेप असाइड, आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, देन वी विल डिस्कस. चलिए, so now let's see this. Again, if you need more time, you could pause the video, play it later, right? So the popularity of these creations grew along with that of the tea ceremony in the 16th century. What creations? So we are not sure. So that means this cannot be my opening statement. जबकि मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि we are talking about some creations. So let's see. However, savvy tourists find the best bargains for ceramics in Tokyo's kitchen town. अब देखिए, however is basically what
सेंटेंस दैट टेक्स द डिस्कशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम देख लेते हैं इससे पहले कोई हमें ऑपोजिट डायरेक्शन वाला स्टेटमेंट मिल जाए जो वेरिएशन को जस्टिफाई कर सके, राइट। मॉडर्न शॉप्स इन टूरिस्ट स्पॉट्स डिस्प्ले थाउजेंड्स ऑफ देम। व्हाट इज देम? अगेन वी आर नॉट श्योर, सो ये इस तरह से प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव्स हेल्प करते हैं, ठीक है। So Japanese artisans have been making ceramics known as yakimino since prehistoric times। तो ये अब देखो, ये बेसिकली जैसा मैंने आपको शुरू में समझाया था कि जो सबसे बेसिक जनरल स्टेटमेंट होगा वो डिस्कशन को बिगिन करेगा। तो आप देख सकते हो कि पूरी कहानी में जो बेस स्टेटमेंट काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि अच्छा जापानीज आर्टिसंस क्या बनाते थे, कुछ सेरेमिक्स का बनाते थे और उसको क्या बोलते हैं, याकीमोनो सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। अब यहाँ पे प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात हो रही है तो आपको पास से एसोसिएट करना है। अब कौन सी क्रिएशंस जो जापानीज आर्टिस्टियंस बना रहे हैं, राइट। सो यू कुड सी 4 और 1 कनेक्ट कर जाएगा। सो चारों स्टेटमेंट्स में 4 सबसे जनरल स्टेटमेंट है, 1 उस डिस्कशन को आगे बढ़ाता है कि द पॉपुलैरिटी ऑफ दीज क्रिएशंस ग्रू अलोंग विद दैट ऑफ टी सेरेमनी। अब क्या हो रहा है कि मॉडर्न शॉप्स एंड टूरिस्टी स्पॉट्स डिस्प्लेस थाउजेंड्स ऑफ देम। सो दीज क्रिएशंस, सो देम किसको रेफर कर रहा है, दीज क्रिएशंस को। तो डिस्कशन आगे बढ़ गया, राइट। उसके बाद ऑफ कोर्स अब तो स्टेटमेंट 2 सिर्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरह काम कर सकता है। मॉडर्न शॉप्स एंड टूरिस्टी स्पॉट्स डिस्प्लेस थाउजेंड्स ऑफ देम बोथ हैंडक्राफ्टेड एंड फैक्ट्री मेड। However, savvy tourists find the best bargains for ceramics in Tokyo's kitchen town. So मॉडर्न शॉप्स आर प्लेसिंग इट, जबकि वो कहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, टोक्यो के किचन टाउन पे। सो इट इज अ गुड स्टेटमेंट टू क्लोज द डिस्कशन, राइट। तो हमने दिस, दैट, दीज, देम, हिज, हर, जैसे मैं आपको कहती प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव्स पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 आप एलिमिनेट कर सकते हो, हाउएवर के पहले भी एक आइडिया होना जरूरी है, तभी हाउएवर का यूसेज जस्टिफाई होता है, राइट। सो दैट्स अगेन नॉट अ प्रॉमिसिंग ओपनिंग स्टेटमेंट। 3 भी देम किसको रेफर करा, इट कैन नॉट बी एन ओपनिंग स्टेटमेंट। सो आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स 1, 2, 3 तो बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइसेस ही नहीं है, तो क्लियरली 4 स्टार्ट करेगा डिस्कशन को। फिर आप कह रहे हो कि प्री हिस्टोरिक टाइम से था, तो वो कह रहे हैं कि 16th सेंचुरी से इनकी पॉपुलैरिटी है। उसके बाद मॉडर्न शॉप्स इस तरह के क्रिएशंस को डिस्प्ले करती हैं, सो देम का रेफरेंस हमें क्रिएशंस में मिल गया, राइट। एंड देन यू कैन automatically pick 2 as the statement that will close the discussion, ठीक है। so I'm sure आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। so questions are easy, right, ऐसे कोई बहुत मुश्किल नहीं है। so let's see the next question। of course यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स आते हैं तो थोड़ा सा मेंटली इंटरमिडेटिंग हो जाता है क्वेश्चन, बट अगर आप राइट अप्रोच से करोगे तो कोई बहुत मुश्किल नहीं आएगी। इसको आई विल गिव यू स्लाइटली मोर टाइम। तो जहां भी आपको दिखे ना क्वेश्चन लंबा हो रहा है तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्लो डाउन कर जाओ, डोंट गो विद द सेम स्पीड, राइट। एवरी क्वेश्चन विल रिक्वायर अ डिफरेंट टाइम। चलो, so let's see this. This means the brain receives less input. So what does this refer to? Again, we are not sure. But हमने sentence पढ़ लिया कि this means कोई inference निकल रहा है कि brain को less input मिल रहा है over the course of the day. Second statement पढ़ते हैं, youthful eyes jiggle regularly to take in new or unfamiliar stimuli. अब बोल रहे हैं 3, एज द पर्सन अटैच टू दोज आईज एजेस द आई मसल्स ग्रो स्लोअर एंड द पाथवेज बिटवीन द आईज एंड ब्रेन ग्रो लॉन्गर, मोर कॉम्प्लेक्स और इन केस गेट डैमेज्ड। तो अगर आप देखोगे तो मेरे को पढ़ते पढ़ते समहाउ कुछ एसोसिएशन 3 और 1 का लगता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अब जैसे ही एजिंग होती है तो जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, राइट। द आई मसल्स ग्रो स्लोअर एंड द पाथवेज बिटवीन आई एंड ब्रेन ग्रोज लॉन्गर, कॉम्प्लेक्स और गेट्स डैमेज। तो अगर आपका
द वे यू आर सीइंग दैट इज गेटिंग एज, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है और अल्टीमेटली रिजल्टेंट क्या हो रहा है कि ब्रेन इज रिसीविंग लेस इनपुट. So possibly this can be a mandatory pair, but let's just not take the final decision. We can see that 3 and 1 can be connected, and that's what I say. Possibility आप explore कर लो. We will still further read and see how the discussion proceeds. Our eyes quickly scan the surroundings and then send the data to the brain. Let's read sentence 5. Human eyes perform jiggles, more formally called saccades, in response to change in the field of vision. तो ये देखिए, ये बेसिकली बेस स्टेटमेंट की तरह काम कर रहा है और स्टेटमेंट 4 इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट इज आईज परफॉर्मिंग जिगल्स. तो व्हाट इज दिस प्रोसेस. तो आपने पहले एक की टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, राइट, फिर उसका एक्सप्लेनेशन ऑफर कर दिया कि जिगलिंग और सैकेड्स क्या होते हैं. सो वी कैन क्लियरली से कि भाई देखिए 1 2 3 और 4 तो ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, 5 मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा एंड 4 इज एक्सप्लेनिंग व्हाट जिगल्स आर, राइट. अब उसके बाद उसने कहा यूथफुल आइज जिगल रेगुलरली टू टेक इन न्यू और अनफेमिलियर स्टिमुलाई. और जब एजिंग हो रही है, राइट, सो this is youth, this is aging, and what is the impact of aging, right? So आपने पहले ही 3 और 1 को एसोसिएट कर लिया था, 5 और 4 पहले ही एसोसिएटेड है, राइट. तो पहले आपने क्या किया, you have explained that what is jiggling, you say that human eyes perform jiggling, right, in response to the change in the field of vision, and then jiggling has been explained in sentence 4. Similarly 3 is a process जहाँ पे हमारी eyes weak हो रही हैं, तो उसका ultimate result क्या हो रहा है कि the brain is receiving less input. So 5 4 और 3 1 हमारे मैंडेटरी पेयर बन गए, यानी कि इन दोनों का साथ में होना जरूरी है और 5 4 डिस्कशन को बिगिन भी करेगा. अब 2 की आप इस पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, एक 2 की एंड में भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो. बट प्लीज सी कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि आइज वीक हो जाती है फिर इंपैक्ट होता है, और यहाँ पे हमारे पास है एज द पर्सन एजेस. तो पहले यूथ का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर ही एजेस का कॉन्सेप्ट आएगा. सो यू कैन सी दिस इज हाउ द ट्रांजिशन इज बेटर इफ वी गो फ्रॉम 2 to 3. यूथ के बाद एज पर जाएंगे, दैट्स हाउ द साइकिल शुड बी, राइट. इट कैन नॉट हैपन वाइसा वर्सा. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर, द करेक्ट अरेंजमेंट वुड बी अरेंज 5 4, अरेंज 3 1. 2 का प्लेसमेंट यहाँ पे बेटर है क्योंकि ऑफ कोर्स आफ्टर यूथ यू टॉक अबाउट अडल्ट एंड एज द पर्सन, right. So you have to pay attention to this phrase also, as the person attached to those eyes ages. So this is showing gradual transition, right. I hope this makes sense. चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं. Let's try this. Again 5 sentences we have. चलिए, so let's see. Subpar monsoon cuts farm yields, output and farm incomes increasing in countries dependency on food imports. So we are talking about some problems, ठीक है. So let's see, अगर पूरा डिस्कशन इसी पे बात कर रहा है कि कैसे फूड इंपोर्ट्स होते हैं या डिस्कशन की डायरेक्शन बदल रही है. So let's identify क्या बात करना चाह रहा है. A robust monsoon will help put a lid on food inflation by increasing domestic output ऑफ अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज. तो कह रहे हैं सब पार मानसून से क्या होता है और रोबस्ट मानसून से क्या होता है. तो बेसिकली अगर सब पार मानसून है तो इम्पैक्ट आएगा, कट्स यानी रिड्यूस हो जाता है, आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा और फार्म इनकम्स रिड्यूस होंगी और कंट्री की डिपेंडेंसी फूड इम्पोर्ट्स पे बढ़ेगी. पर अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मानसून होता है तो इससे फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है क्योंकि डोमेस्टिक आउटपुट बढ़िया हो रहा है, राइट. ठीक है,
this is because half the Indian population depends on farm derived income. So this is because, again, this cannot be an opening statement. अब देखते हैं और कोई general statement मिलता है. The June to September rain bearing system is often called the lifeblood of country's economy. तो जैसे ही मैंने ये पढ़ा मुझे समझ में आया कि अच्छा वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे मॉनसून इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1-2 में भी मॉनसून की बात हो रही है. और फिर स्टेटमेंट 4 एक बहुत जनरल स्टेटमेंट इमर्ज होके आया, और जैसे ही मैंने 4 पढ़ा मुझे लगता है कि जैसा उसने एनालॉजी क्रिएट करी है कि जून टू सितंबर रेन बेयरिंग सिस्टम लाइफ ब्लड ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी है. क्यों है उसका बहुत वैलिड रीजनिंग 3 ने दे दी कि दिस इज बिकॉज हाफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन फार्म डिराइव्ड इनकम, राइट. सो कैन यू सी दिस हाउ 4 इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग स्टेटमेंट. मे बी आप 5 और पढ़ लो, और 5 पढ़ोगे भी तो अनफॉर्चुनेटली हाउएवर नियरली 40% ऑफ इंडियाज नेट सोन एरिया डज नॉट हैव एक्सेस टू इरिगेशन, राइट. सो बेसिकली वी विल सी कि 4 और 3 बहुत बढ़िया मैंडेटरी पेयर बनाते हैं, राइट. सो पहले तो आप सब बच्चे एक बार अच्छे से जज करो कि आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई इन सारे स्टेटमेंट्स में 4 सबसे ज्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट है, राइट. और 3 स्टेटमेंट क्या कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, राइट. अब हम ये भी देखते हैं कि जो स्टेटमेंट 5th है वो कह रहा है कि Unfortunately, however, 40% of India's net zone area does not have access to irrigation. अब उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि a subpar monsoon cuts farm yields output and farm incomes, increasing in country's dependency. So 5 and 1 शो एसोसिएशन. और उसके बाद आपने ये कहा कि अच्छा फिर क्या बचा कि और रोबस्ट मॉनसून से अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, it will put a lid on food inflation. So it's basically transitioning कि जो जून टू सितंबर रेन बेयरिंग सिस्टम है वो लाइफ ब्लड है. क्यों लाइफ ब्लड है वो सेंटेंस 3 ने एक्सप्लेन किया. फिर हमारे पास ट्रांजिशन आया कि ये तो लाइफ ब्लड है क्योंकि डिपेंडेंट है ऑन फार्म डिराइव्ड इनकम, और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमारे पास एक्सेस नहीं है इरिगेशन का. तो अगर मॉनसून कम पड़ता है, सब पार मॉनसून आता है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है ऑन फार्म यील्ड्स. और अगर रोबस्ट मॉनसून होता है तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, राइट. सो हाउ विल इट पुट अ लिड ऑन फूड इन्फ्लेशन व्हेन द आउटपुट इज लेस. जब आपके घर में होम प्रोडक्शन क्रॉप कम है तो ऑफकोर्स आपका डिपेंडेंस फूड इंपोर्ट्स पे हो रहा है. तो आपको अगर उस प्रॉब्लम को लेसन करना है या कंट्रोल करना है तो वो रोबस्ट मॉनसून कर सकता है, ठीक है. सो आई होप यू रियली एंजॉयड दिस क्विक सेशन. वी हैव कवर्ड ऑल द पैरा जंबल्स दैट हैव बीन टेस्टेड इन 2022. बस अब आपको मेहनत करनी है, लगे रहना है. और आपको मैं वापस बोल रही हूँ कि अगर आपने पैरा जंबल्स को कॉन्सेप्ट स्क्रैच से करना है, देयर इज ऑलरेडी अ वीडियो देयर, डू वॉच इट. ओके, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, वर्क वेरी वेरी हार्ड, ऑल द बेस्ट.